Hello students, today is the last lecture for part 2, that is catalysis. Okay, yesterday I discussed about difference between catalyst and catalysis, then promoters and poisonous substance, types of catalysis, homogeneous and heterogeneous, then adsorption theory, that is for heterogeneous catalysis involve 5 important steps. Okay, and finally we discuss nature of catalyst, that is activity and selectivity. Okay, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है. आज का जो लेक्चर है उसमें दो थियरी पे हम जाने वाले हैं. द फर्स्ट वन दैट इज सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट. जब हम पार्ट 1 पढ़ रहे थे, पार्ट 1, उसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट था, उसमें एक था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एंड वी नो इन पार्ट 2 कैटलिस्ट इटसेल्फ एक्ट एज अ एड्सॉर्बेंट. और वहां पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, एड्सॉर्बेंट समटाइम्स वी यूज पोरस एड्सॉर्बेंट. पोरस मतलब उसमें सरफेस पे पोर्स होते हैं, जहां से हमें सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है दैट विल इंक्रीज. ओके, तो ये जो थ्योरी है दैट इज रिलेटेड विथ कैटालिस्ट हैविंग पोरस स्ट्रक्चर, उसके बेस पे है. और वो कैटालिस्ट जब कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट कैटालिसिस इज नोन एज सेल्फ selective catalysis. Okay, so what is the meaning of self selective catalysis? Self selective catalysis means whole process of catalysis depends on structure of pores and size of reactant and product. Okay, the whole process depends on two factors. The one is structure of pores. कैटालिस्ट है वो पोरस है, तो जो पोर उसके उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी क्लियर होना चाहिए. एंड नंबर 2, वहां जो एज अ एड्सॉर्बेट जो आ रहा है दैट इज रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो साइज है दैट इज आल्सो वन पैरामीटर टू डिसाइड दिस प्रोसेस. क्योंकि पोर जो है उसकी साइज मान लो कि कम है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की साइज ज्यादा है, तो एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं. ओके, तो एक क्लियर होना चाहिए. तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड है, दैट इज इंपॉर्टेंट. साइज ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव वन एग्जांपल ऑफ सच कैटालिस्ट एंड दैट इज कॉल्ड जियोलाइट. ए नेम जो है वो आपने सुना होगा, दैट इज जियोलाइट इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, तो बेसिकली ये जो जियोलाइट है उसके बारे में सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. तो जियोलाइट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक हनीकॉम्ब. ये शायद आपने कहीं पे सुना होगा. ओके, केमिकली जियोलाइट दैट इज एल्यूमिनो सिलिकेट. सिलिकेट मिनरल जो है उसका क्लासिफिकेशन है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. सो जियोलाइट दैट इज इन्वॉल्व इन 3D category, that is 3-dimensional network. Okay, and which is also known as category of aluminosilicate. It means aluminium also present in zeolite. Where? Okay, so सिलिकॉन जो है उसके साथ ऑक्सीजन होता है और साथ में एल्यूमिनियम आ जाता है. मतलब कहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम. और दोनों का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 13 and 14. तो स्ट्रक्चर में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा. ठीक है, तो ये जियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला है. देन यू कैन ऑब्टेन जियोलाइट फ्रॉम नेचर. ये भी क्लियर होना चाहिए.
नेचर से मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके जो पोर है वो ओपन नहीं होंगे, तो उसको पहले आपको हीटिंग करना पड़ेगा, उसमें जो भी मॉइस्चर है उसको निकालने पड़ेगी, तो पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, उसकी साइज होगी पर्टिकुलर पिकोमीटर में। पुरानी जो बुक थी उसमें साइज थे अराउंड 240 पिकोमीटर टू 720 पिकोमीटर, और वो साइज से कम साइज वाले रिएक्टेंट ही अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। नाउ वन इंपॉर्टेंट जियोलाइट दैट इज ZSM5। मैक्सिमम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जियोलाइट यूज होता है, पर्टिकुलर फॉर टू प्रोसेस, one that is cracking and second one is that is isomerization. Okay, now what is the meaning of cracking? The meaning of cracking is if you have large molecule like polymer and if you want to convert into smaller one, then you can use cracking process. There are two type of cracking: thermal cracking and catalytic cracking. Thermal means by heating you can convert large molecule into small one, and catalytic cracking means you have to use catalyst. Clear? तो cracking का मीनिंग क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए. To convert large molecule into smaller one. टेक्स्ट में नहीं दिया है. Okay, now another process that is isomerization. It means what? Okay, so here the meaning of this to separate isomers. For example, we have a butane, and we know butane has two structural isomers, N-butane and isobutane. N means linear, iso means branch. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इसका मीनिंग हुआ both having different size. Now you have to separate them. So how can you separate? So you have to pass this mixture through zeolite. So those molecules having smaller size absorb in the pore of zeolite, and the large molecule does not. By this way we can separate. Like sieves हमारे घर पे होती है वैसे, गेहूं चावल को सेपरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू साइज लाइक दिस, तो मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीव्स. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है. देन zeolite that is used to convert alcohol into mixture of hydrocarbon, by which process that is dehydration. The long chain है alcohol, fatty alcohol you can say, तो fatty alcohol है उसमें dehydration हो जाएगा. It means removal of water. Okay, and whatever mixture we obtain, that is only mixture of carbon and hydrogen based compound, and that is called petrol. इंडिया में क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोल. और उसको गैसोलीन भी आप बोल सकते हो, गैसोलीन. ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है, नॉर्मली पेट्रोल तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डायरेक्ट मिलता है, ये मेथड से तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, फिर भी हम जियोलाइट से पेट्रोल बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल. ओके, तो ये भी क्लियर होना चाहिए. तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन जियोलाइट. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज एंजाइम कैटालिसिस. ओके, अब आप बोलोगे सर एंजाइम वर्ड तो बायोलॉजी में आ रहा है, केमिस्ट्री में उसका क्या रिलेशन है? तो एज अ साइंस स्टूडेंट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. ओके, तो सबसे पहले एंजाइम क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूं. हमारा जो पूरा केमिस्ट्री है उसमें जो भी आप मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो रिलेटेड विथ नॉन लिविंग सिस्टम. सिस्टम दो है, नॉन लिविंग एंड लिविंग. हमारा पूरा जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो नॉन लिविंग के बेस पे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सम मॉलिक्यूल्स आल्सो इन्वॉल्व in living system also, and that is called biomolecules. Okay, an example of biomolecules that is carbohydrate, which further you can classify into monosaccharide, disaccharide and polysaccharide.
then protein, then vitamin, then fat, enzyme, all are biomolecules. तो ये जो क्वेश्चन जो है that is related with our body in short. ओके, तो आप सुबह सुबह से जो भी खाना खाते हो ये रिएक्टर है, हमारा बॉडी है दैट इज वन टाइप ऑफ रिएक्टर, जैसे इंडस्ट्री में होता है. ओके, इंडस्ट्री में जो एंटर हो रहा है वो रिएक्टेंट है नंबर 1, और ये लिविंग थिंग जो है उसमें जो एंटर हो रहा है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. वहां पे रिएक्टेंट वर्ड नहीं यूज करता, वहां पे सबस्ट्रेट वर्ड यूज होता है, और वो हमारी बॉडी में जाएगा. तो बॉडी में वो भी प्रोसेस होगी, बायोकेमिकल प्रोसेस, डाइजेशन, ऑक्सीडेशन, कंबशन, व्हाटएवर यू से, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ एनर्जी. तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है उसकी जो रेट है वो इंक्रीज कौन कर रहा है? अब जो भी खाना खाते हो विद इन शॉर्ट टाइम आपको फिर से भूख लगी, मम्मी मुझे और खाना खाना है. मम्मी बोलेगी अभी तो खाया, नहीं और भूख लगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी भगवान ने कुछ ऐसे सब्सटेंस सेट किए हुए हैं, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट. सिंपली यू कैन से एंजाइम. ओके, तो बायोकैटालिस्ट भी आप बोल सकते हो और यू कैन से एंजाइम. तो अभी हमें जैसे जियोलाइट के बारे में हमने पढ़ा वैसे ये टॉपिक में आपको एंजाइम के बारे में थोड़ा पढ़ना है. ओके, तो एंजाइम व्हाट, मेड अप ऑफ व्हाट? तो एंजाइम जो है दैट इज नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड and which is one type of protein. Actually ये प्रोटीन है, made up of protein. और प्रोटीन जो है that is a polymer. ये भी क्लियर होना चाहिए. मतलब पॉलीमर है, उसका मास क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. पॉलीमर के बारे में पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है. पॉलीमर कहाँ से बनता है? मोनोमर से बनता है. सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो मोनोमर है. सेम मोनोमर कनेक्ट हुआ दैट इज डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, मर, पॉलीमर. Polymer there is a long chain like train. ओके, तो बिग मोलेक्यूल होगा, सोचो. ठीक है, और उसका मोलर मास ज्यादा होगा. ज्यादा क्यों होगा? मोलर मास का यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल. पर मोल मींस 1 मोल. सो यू हैव टू कंसीडर 1 मोल मोलेक्यूल, एंड 1 मोल मींस नॉट 1, 6.022 10 to 23. इतने लंबे लंबे मोलेक्यूल इतने नंबर में आपको लेने हैं, तो उसका मास कहां तक जाएगा आप सोचो. ठीक है, तो मोलर मास भी बहुत हाई होता है. स्पीड जो है वो भी बहुत इंक्रीज कर रहा है, अराउंड 10 to 10 to 20 टाइम्स रेट इंक्रीज हो रही है. इसीलिए आप जो भी खाना खाते हो इंस्टेंट वो डाइजेस्ट हो जाता है. मम्मी भूख लगी है, इसका रीजन है. ठीक है, तो ये एंजाइम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में अभी दे रहा हूँ. बाद में ये जो एंजाइम है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अभी मैंने बताया एंजाइम का एक ही मॉलिक्यूल है, सपोज 1 मॉलिक्यूल है, तो सबस्ट्रेट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर सकता है पर मिनट. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1. नंबर 2, पीएच. एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पर्टिकुलर पीएच पे मैक्सिमम होती है, अराउंड 5 to 7 ये उसकी पीएच होनी चाहिए बॉडी में. ठीक है. थर्ड, टेम्परेचर अराउंड 298 to 310 केल्विन. ये टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो हाईली एक्टिव होता है. यदि ये रेंज से बाहर टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट विल डिक्रीज. ओके, इसीलिए हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसके बेस पे ही है, और उस बेस पे ही एंजाइम वर्क कर रहा है. ठीक है, एंजाइम दैट इज हाईली स्पेसिफिक. हाईली स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है? जैसे कैटालिस्ट पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फिक्स होते हैं. नॉर्मली हमने हेबर में देखो एफ ही पढ़ा है, कॉपर नहीं पढ़ा है. ओके, क्योंकि वो उसका सिलेक्टिव नेचर है. तो वैसे यहाँ भी एंजाइम जो है दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक. इट मीन्स पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज होता है, और वो एंजाइम
दूसरी प्रोसेस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ बस, फिजिक्स नहीं, मैथ्स नहीं, बायो नहीं, नथिंग। क्लियर? तो यहाँ पे यूरिया सपोज है, यूरिया का हमें डाइजेशन करना है तो उसके लिए एक एंजाइम है दैट इज यूरेज, यूरेज ही यूज होगा। माल्टोज है तो माल्टेज ही यूज होगा, सुक्रोज है तो इन्वर्टेज ही यूज होगा। ऐसे फिक्स एंजाइम का लिस्ट टेक्स्ट बुक में दिया है विथ रिएक्शन, तो आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस बेस पे एंजाइम वर्क कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें पॉलीसेकेराइड है, दैट इज पॉलीमर, स्टार्च है, तो स्टार्च का डाइजेशन करना है तो डायस्टेज है, बाद में वहां से डाइसेकेराइड मिलता है, वहां से मोनोसेकेराइड मिल रहा है, तो इस बेस पे पूरी चेन होती है। डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम होते हैं, ये पूरा लिस्ट है टेक्स्ट बुक में दिया है। प्रोटीन है दैट इज पॉलीमर। प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड है वो मोनोमर है। ठीक है, दो अमीनो एसिड कंबाइन हो गए दैट इज द डाइपेप्टाइड, देन ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, बाद में मिलेगा पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बाद वो प्रोटीन बन जाता है। अब प्रोटीन दैट इज प्रोटीन जो है दैट इज लार्ज मॉलिक्यूल, अब हमें उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है स्टेप वाइज। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कौन करता है? बीच में, उसके लिए आता है पेप्सिन। ठीक है, बाद में प्रोटीन है उसको डायरेक्ट अमीनो एसिड में भी कुछ एंजाइम कन्वर्ट कर सकते हैं। मिल्क है वहां पे एंजाइम भी होता है, तो ये सारा जो लिस्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, दैट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। तो एंजाइम के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में ये जो एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, तो जैसे नॉर्मल कैटालिस्ट करते हैं, कैटालिस्ट में हमने क्या पढ़ा केमिकल एब्जॉर्प्शन में, ये जो कैटालिस्ट होता है उसका सरफेस है, वहां सरफेस है, वहां पे कौन आता है? रिएक्टर आता है, केमिकल बॉन्ड बनता है और वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहां से प्रोडक्ट निकल जाएगी। एक केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता है एंड दैट इज मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म है उसके लिए दो मॉडल है, वन दैट इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, लॉक और की का कैसा रिलेशन है वो आप सबको पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉक है जलाराम, ठीक है, यहाँ पे उसका होल है और ये होल है दैट इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ लॉक। ओके, अब की जो है जब यहाँ पे फिट होगी प्रॉपर एंगल से, डायरेक्शन से, साइज के बेस पे, जो भी आप बोलो, तभी ये लॉक क्या होगा? ओपन होगा। ये सबको पता है। तो हमारी बॉडी में भी ये जो एंजाइम है, एंजाइम दैट इज ई, वहां पे भी ऐसे पर्टिकुलर साइट होती है। जैसे अभी एक साइट में आपको बता रहा हूं, जैसे साइट है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, और यहां से कौन आएगा? एस। एस को हम क्या देते हैं? रिएक्टेंट नहीं, बायोकेमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन में बोलते हैं इसको सबस्ट्रेट। क्या रखना, लिविंग बेस पे जो भी रिएक्शन होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, और बायोकेमिकल में रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं होता, सबस्ट्रेट यूज होता है। ठीक है, जा रहा है वो सबस्ट्रेट, हाँ वो जाएगा वो प्रोडक्ट, वहां पे कैटालिस्ट है, यहाँ पे कौन है? एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट जो है वो इसके कांटेक्ट में आएगा, फिट हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही फिट होगा E plus S that is ES, that is intermediate, and finally E plus P. E plus P means what? Enzyme back, और आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो यहाँ से निकल जाएगी। मान लो कि ऐसा सबस्ट्रेट कौन है? शुगर। शुगर की फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, ये शुगर है। ओके, ये शुगर है, वो सबस्ट्रेट है, और इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे ये एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम होगा? इन्वर्टेज, इन्वर्टेज है, और ये सुक्रोज यहाँ पे आएगा, और बाहर कौन जाएगा पता है? प्रोडक्ट फॉर्म में ग्लूकोज। ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज। तो रिएक्शन आगे भी मैंने लिखा था। ठीक है, तो इस बेस पे हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, मतलब पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम फिक्स होता है। ठीक है, मान लो कि स्टार्च है, स्टार्च दैट इज पॉलीसेकेराइड, देयर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल,
तो उसको पहले स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कौन करेगा, उसकी साइज पहले डिक्रीज हो जाएगी, उसका एंजाइम फिक्स होता है, जैसे डायस्टेज है वो करेगा वो काम। वहां से छोटा मॉलिक्यूल मिला, मतलब मीडियम साइज मिली, डाइसैकेराइड सपोज, तो डाइसैकेराइड मिला, सपोज ये मिला, चलो सुक्रोज मिला, तो वो जाएगा इन्वर्टेज के पास, तो वहां से ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज जाएगा दूसरा एंजाइम के पास, दैट इज जाइमेज। तो इस बेस पे प्रोसेस हो रही है, स्मॉल 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 मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे, लेकिन हर एक सबस्ट्रेट का एंजाइम जो है दैट इज फिक्स्ड, और उसका मैकेनिज्म है कैसे वर्क हो रहा है। ओके, दूसरा भी एक मॉडल है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट टाइप मॉडल। उसमें ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा बताया है ए मॉडल में, मान लो कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और यहां से सबस्ट्रेट आ रहा है, सबस्ट्रेट इस फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों मैच नहीं होंगे, देखो। सो इन दैट कंडीशन एंजाइम क्या कर रहा है, अपनी जो एक्टिव साइट है उसका शेप क्या कर देगा, चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सबस्ट्रेट, और इस बेस पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एंड सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड बाय इंड्यूस्ड फिट टाइप मॉडल। ओके, एंड सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड बाय लॉक एंड की मॉडल। तो एंजाइम का जो मैकेनिज्म है वो दो मॉडल के बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मॉडल कोई भी हो, बट E प्लस S का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, तभी तो डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होगी। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल है। मान लो कि इसका एग्जांपल देना है तो ग्लव्स का हम दे सकते हैं। मान लो कि आपका हैंड है, दैट इज लाइक अ सबस्ट्रेट, और ग्लव्स जो है, हैंड ग्लव्स, वो एंजाइम है। ठीक है, विंटर में हम पहनते हैं नॉर्मली, तो मान लो कि ये हैंड ग्लव्स में एंटर हो गए, तो ग्लव्स क्या कर रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू हैंड, दैट इज लाइक इंड्यूस्ड फिट टाइप मॉडल। क्लियर, तो ये मैकेनिज्म है। तो आज का हमारा पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कैटालिसिस। आगे भी मैंने बताया था दिस इज इजीएस्ट टॉपिक इन होल केमिस्ट्री। ऐसे बहुत चैप्टर भी है पीछे पार्ट 2 में जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना होगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर होते हैं, फिर भी कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। जो वर्ड मैं सेट कर रहा हूँ, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोमोलिक्यूल, सबस्ट्रेट, रिएक्टर, ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 दैट इज एडसॉर्प्शन एंड पार्ट 2 दैट इज कैटालिसिस। अब कल से जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी वेट आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कॉलॉइड। ठीक है, पूरा 12th खत्म हो जाता है, कॉलॉइड क्या है पता ही नहीं। ठीक है, कल का मेरा पूरा लेक्चर कॉलॉइड के इंट्रोडक्शन के लिए रहेगा, और एक बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर कॉलॉइड का आपका हो जाए, उसके बाद आप कॉलॉइड पढ़ना, दैट इज वेरी वेरी इजी। और विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलॉइड आप पढ़ने लगे तो पूरा कॉलॉइड पढ़ लोगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो कल हम कॉलॉइड जो है दैट इज ऑल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कल हम उसकी कंपैरिजन फिर से करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ, ये भी मैं आपको अभी से बता दूं। तो कल जो मेरा पूरा लेक्चर है वो कॉलॉइड एग्जैक्टली क्या है, उसका लुक क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पैरेलल, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम सॉल्यूशन, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 2-3 पॉइंट आपके जब क्लियर हो जाएंगे तो कॉलॉइड जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।